आइए देखिए आपका। आइए भाई जल्दी शुरू किया जाए क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक कई दिनों से रुका है, होली पहले से ही रुका था। आज से आपका शुरू किया जा रहा है और पहले छोटे छोटे चैप्टर निपटा दिया जाए जो एक एक दिन के हैं। उसके बाद आपका मैंने बड़े पर हाथ डाला जाएगा, यानी कि जो बड़ा चैप्टर आपका है वह मार्गेज ही एक ऐसा चैप्टर है जो 5-6 दिन लेगा। नहीं तो आपका हेडिंग भाई लिखते भी रहे प्री के लिए भाई, ताकि लिखते भी रहे। लिख लीजिए एक्सचेंज या विनिमय। आज जो पहले पढ़ाया जाएगा वह विनिमय पढ़ाया जाएगा, यानी कि एक्सचेंज। हेडिंग डालिए अध्याय 6। और अध्याय भी याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि विनिमय या एक्सचेंज किस चैप्टर में है टीपीए के, तो उसको लिखिए अध्याय 6, लिखते रहिए अध्याय 6 में। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है, सेक्शन वाइज भी बना है आपका। एक बार जे में सेक्शन वाइज बना है कि विनिमय का प्रावधान किस धारा से किस धारा तक है, तो 118 से लेकर 121 तक, यानी कि धारा 118 से लेकर आपका 121 तक। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, पहले विनिमय के बारे में सामान्य बातें देखी जाए। जो यूपीजे में पिछली बार क्वेश्चन बना था वो बता दिया जाए। एक क्वेश्चन आपका प्री में बनता है, मेंस में जल्दी नहीं बनता। जो पिछली बार आपका यूपीजे में बना था कि धन का विनिमय, धन के विनिमय के बारे में प्रावधान आपका किस धारा में किया गया है, वह सेक्शन पूछा गया था पिछली बार। भाई गलत ना हो, सेक्शन तो रटना ही पड़ेगा। 121। आइए विनिमय को प्राचीन काल से हम उठाते हैं। प्राचीन काल में जब आपका सिक्का नहीं था, नोट नहीं था, धन नहीं था, तो जो व्यापार या इत्यादि लेन देन होता था, जो व्यक्ति आपस में ट्रांजैक्शन करते थे, संव्यवहार करते थे, उसे कहा जाता था बार्टर सिस्टम। यानी कि बार्टर सिस्टम मतलब विनिमय प्रणाली। विनिमय में होता क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु देता है और दूसरे व्यक्ति से उस वस्तु के बदले वस्तु लेता है। तो 3-4 उदाहरण पहले देखिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये 10 किलो चावल बी को देता है और इसके बदले बी 5 किलो गेहूं देता है। तो ये संव्यवहार क्या माना जाएगा? विनिमय। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वस्तु दिया और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को। दूसरा उदाहरण देखिए, ए 10 किलो चावल बी को देता है और इसके बदले में 100 रुपया ले लेता है। तो भाई वस्तु के बदले वस्तु नहीं दी गई, क्या दी गई है? धन। तो इसे हम कहेंगे विनिमय, ना कहिएगा, इसे सेल या विक्रय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विक्रय। अब आइए, ए बी को 10 किलो चावल देता है और बी से बदले में कुछ नहीं लेता, यानी कि न तो कोई वस्तु लेता है न ही पैसा लेता है। तो इस हम व्यवहार को क्या कहेंगे? हिबा या दान या उपहार या गिफ्ट, यानी कि दान कहेंगे। तो 3 अंतर तो याद रखिए भाई, एक एक लाइन में ही अंतर है। तो हमें जो पहला पढ़ना है, आपका ये सब छोड़ दीजिए, अभी बाद में पढ़ा जाएगा। पहले हमें क्या पढ़ना है? विनिमय। तो जो ये अध्याय 6 है, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो विनिमय होता है, तो अध्याय 6 आपका किस संपत्ति के विनिमय में लागू होगा? अगला क्वेश्चन ये भी बन चुका है, चल संपत्ति की अचल की दोनों। तो याद रखिए विनिमय जो ये दिया गया है,
ये चल संपत्ति में भी लागू होगा और अचल में भी। यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी के एक्सचेंज में भी ये नियम लागू होंगे और इमूवेबल प्रॉपर्टी के एक्सचेंज में भी। रट कर जाइएगा। तो विनिमय आपका दिया गया चल का कि अचल का कि दोनों का कि इनमें से कोई नहीं, दोनों का। अब आइए आगे देखा जाए। विनिमय में अब आंशिक हित का अंतरण होता है कि पूर्ण हित का, ऐसा भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगर कहीं एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर दे, पूर्ण हित का अंतरण दे, इसका मतलब कि एक व्यक्ति ने उस संपत्ति का ओनरशिप या हक या स्वामित्व दूसरे को दे दिया है, तो हम कहेंगे पूर्ण हित का अंतरण। और अगर स्वामित्व नहीं दिया और कुछ दिया उसके अलावा, जैसे कब्जा दे दिया, उपभोग का अधिकार दे दिया, कहा कि तुम किराया प्राप्त करते रहना, तो ये पूर्ण हित का ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे? आंशिक हित का अंतरण। तो अगला क्वेश्चन, विनिमय में कब्जा दिया जाता है कि स्वामित्व? स्वामित्व। तो किस हित का ट्रांसफर होता है, पूर्ण की आंशिक? पूर्ण। अब आइए विनिमय करा दिया जाए। आपका ए के पास ये मकान है और बी के पास, अभी कंसेप्ट बनाइए, धाराओं में दम नहीं है, धारा तो दो दो लाइन में निपट जाएगा। यही कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ही दम है और इसी उदाहरण को देखा जाए और इसी पर पूरी धाराओं को मथा जाए और उसके बाद डायरेक्ट हम शुरू करेंगे। अब मान लीजिए ए ने अपने मकान का स्वामित्व किसको दिया? बी को। और बी ने इसके एवज में अपने इस मकान का स्वामित्व किसको ट्रांसफर किया? बी को। अब क्वेश्चन ये बनेगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब दो व्यक्ति अपनी अपनी संपत्तियों के स्वामित्व का अंतरण करते हैं एक दूसरे को, तो उस संव्यवहार को ही हम विनिमय कहेंगे। यानी कि ए ने इस मकान का स्वामित्व किसको दिया है? बी को। और बी ने इसके एवज में, इसके बदले में, इसके प्रतिफल में अपने मकान को किसको स्वामित्व दिया है? ए को। तो इसी को हम क्या कहेंगे शुद्ध रूप से? एक्सचेंज या विनिमय। अब आगे बढ़ा जाए भाई इसमें। अब ये जो विनिमय होगा ये कैसे किया जाएगा, मेन है आप। तो विनिमय उस प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से संपत्ति का विक्रय किया जाता है। तो विनिमय का ढंग पूछे कि विनिमय का ढंग क्या होगा, तो एक ही ऑप्शन देखिएगा कि जिस प्रकार से विक्रय या सेल किया जाता है, सेम उसी प्रकार से क्या किया जाएगा? विनिमय। अब सेल कैसे किया जाता है 10-15 मिनट बाद आ ही जाएगा, घबराइए ना, तब वहां बता देंगे। अगला नियम देखिए, अगर ए ने अपना मकान बी को दे दिया और बी अपना मकान ए को तो दिया, लेकिन बी इस मकान का स्वामी ही नहीं था, या ए के पक्ष में बी द्वारा जो ट्रांसफर किया गया है वह किसी बी की गलती के कारण या बी के हक न होने के कारण विफल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो ए को क्या अधिकार है? क्योंकि इसका मकान तो किसके पास चला गया है? बी के। तो अब ए के अधिकार क्या है? तो इसके लिए कौन सी धारा काम करेगी? 119। धाराएं रटिए। एक्सचेंज की परिभाषा किस में? 118। और जो पक्षकार वंचित हो गया पाने से स्वामित्व, उसका अधिकार की धारा में 119। अब आप लोग खुद बताइए, अब ए को क्या विकल्प प्राप्त है? ए क्या कर सकता है? बेचारा अपना मकान तो दे दिया और बी का जो मकान पाया था वह ट्रांसफर ही विफल हो गया, यानी कि बी स्वामी ही नहीं था, फर्जीवाड़ा कर दिया या किसी तरह से स्वामित्व हट गया बी का,
ए पा नहीं पाया तो ए के पास क्या विकल्प हैं पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन किस सेक्शन में दिया गया है? 119। दो विकल्प याद करके जाइएगा। पहला विकल्प ये है कि ए हानि वसूले, यानी कि जितना ए को नुकसान हुआ है वह नुकसान किससे वसूले? बी से। और बी मर गया तो उसके विधिक प्रतिनिधियों से। दूसरा उपाय ए के पास है कि अगर बी के पास या बी के हित प्रतिनिधियों के पास ए का मकान है, मन ए बेचे नहीं है, बी बेचा नहीं ए का मकान, किसके पास अभी बचा है? बी के पास। तो ए मांग कर सकता है कि हजूर हमारा मकान ही हमें क्या दिलवा दिया जाए वापस, क्योंकि बी ने जो हमें मकान दिया था वह हमें मिला नहीं, तो हमारा मकान हमें क्या दिलवा दिया जाए वापस। लेकिन वापस कब मिलेगा? जब वह मकान किसके पास हो? बी के या बी के उत्तराधिकारी। अब यही समस्या बनाई है। बी ने यह मकान बेच दिया सी को और सी सद्भावना पूर्वक खरीदा है और इसे जानकारी नहीं थी कि ए इसका हकदार है पाने का, तो सी को अच्छा हक मिलेगा। तो ए को क्या मिलेगा? अब केवल मुआवजा मिल सकता और कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि केवल अब क्या मिल सकता है? मुआवजा। कौन सी धारा निपट गई? 119। अब 120 आ जाइए। 120 में देखे भाई एक लाइन की धारा है कि चूंकि विनिमय में, ध्यान से समझिए इस उदाहरण को, तो इस मकान के लिए विक्रेता कौन होगा? ए, माने आपका सेलर कौन होगा? ए। और बायर या खरीदने वाला कौन माना जाएगा? बी। किस मकान के लिए? इस मकान के लिए। अब इस मकान पर आइए। जो ये बी के पास मकान है, जिस मकान को इसने ए को दिया है, तो इस मकान के लिए आपका बेचने वाला कौन माना जाएगा? विक्रेता, बी। और क्रेता कौन माना जाएगा? ए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि विनिमय एक ऐसा संव्यवहार है जहाँ की दोनों पक्षकार क्रेता भी होते हैं और विक्रेता भी। माने इस मकान के लिए ए विक्रेता माना जाएगा और बी क्या माना जाएगा? क्रेता, खरीदार। और इस मकान के लिए बी क्या माना जाएगा? बेचने वाला। और खरीदने वाला कौन हो गया? ए। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका थोड़ा टेक्निकल कवर करना है। आपका विनिमय के पक्षकारों के अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं? ये गवर्न होगा धारा 120 से। तो विनिमय के जो पक्षकार होते हैं वह आपका क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्वों से शासित होंगे, यानी कि जो अधिकार क्रेता और विक्रेता को हैं विक्रय में, वही अधिकार और कर्तव्य इसका है आपका विनिमय के पक्षकारों का। तो तुरंत पिछली बार यूपीजे में क्वेश्चन बना है, बिहार में मेंस में बना था कि क्रेता और विक्रेता के अधिकार और कर्तव्य किस सेक्शन में दिए गए। पिछली बार आया था भाई, सेक्शन याद करना पड़ेगा टीपीए का, किस सेक्शन में? 55। यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 55 में जो क्रेता और विक्रेता के राइट और ड्यूटी दी गई हैं, वही राइट और ड्यूटी विनिमय के पक्षकारों की होगी अपनी अपनी। क्योंकि अब इस मकान के लिए चूंकि ए विक्रेता माना जाएगा, तो विक्रेता का कर्तव्य इस मकान के लिए किसका होगा? ए का। और विक्रेता का कर्तव्य इस मकान के लिए किसका होगा? बी का। इसी प्रकार क्रेता का कर्तव्य। अब अंतिम धारा आपकी आ जाइए 121, जो पिछली बार भी पूछी गई है कि धन का विनिमय, यानी कि धन का विनिमय करिए। तो धन के विनिमय के मामले में
धन के एक्सचेंज के मामले में प्रत्येक पक्षकार अपने द्वारा दिए गए धन की वारंटी देता है। क्या देता है? वारंटी। वारंटी मतलब ये बताता है कि जो मैं धन दिया हूँ वह धन आपका सही है कि गलत, आपका जाली नोट है कि असली नोट है। तो आइए एक दो उदाहरण देखा जाए असली का। मान के चलिए ए और बी में विनिमय कराइए। ए बी को 500 रुपया देता है और कहता है कि इसका चेंज दे दो, तो बी इसके बदले में 100 की कितनी नोट देता है? 5। तो ये समव्यवहार क्या माना जाएगा? विनिमय। तो किसका विनिमय हो रहा है? धन का। तो कौन सी धारा कवर करेगी? 121। भाई कौन सी धारा में है ये? 121। अब वारंटी देखिए भाई, ये 500 रुपया बी को दे रहा है तो ये वारंटी देता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैंने आसान भाषा में कि यह गारंटी दे रहा है कि ये 500 रुपये की जो नोट है वह फर्जी नहीं बल्कि क्या है? असली है। और बी ये जो 100 का 5 नोट दे रहा है तो ये बी वारंटी ले रहा है कि ये जो 500 की 100 की 5 नोट मैं दे रहा हूँ ये पांचों नोट क्या है? नकली की असली। अब एक उदाहरण और देखिए, मान लीजिए एक नोट 100 की नकली निकल गई। तो अब नकली निकल गई तो एक को क्या हक होगा कि 100 रुपया बी से वसूल ले कि न वसूले? बाद में वसूल ले, क्योंकि बी ने सभी नोटों के असली होने की क्या दी है? वारंटी। तो अब आइए बेयर की भाषा। अब आसान। हाँ, एक लाइन और आपका देखिए कंसेप्ट भाई, तब बेयर की भाषा बची क्या? अब कुछ बचा नहीं, बस बेयर पढ़ाकर समझा देना एक दो बातें। एक लाइन और आपका बनता है। देखिए, ए के पास ये मकान है और बी के पास ये मकान। ए अपना मकान बी को देता है, बी अपना मकान ए को अंतरित करता है। अब यह है कि इस मकान की कीमत 90 लाख है, इसकी 80 लाख है। अब मकान के धन को बराबर करना है, तो ऐसी दशा में कैसे बराबर किया जाए? तो ऐसी दशा में बी ए का 90 लाख का तो मकान लेता है, लेकिन 10 लाख अलग से भी देता है। क्या देता है? ताकि कीमत को क्या कर दिया जाए? बराबर। बैठिए भाई। अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है कि ये समव्यवहार विक्रय माना जाएगा कि विनिमय माना जाएगा? तो आशय जरूर याद रखिए। आशय ये नहीं है कि धन देकर संपत्ति लिया जाए। इरादा ये है कि जो पैसा कम पड़ रहा है किसी मकान का उसको क्या कर दिया जाए? मूल्य को बराबर। तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले को हम क्या मानेंगे? विक्रय न मानकर क्या मानेंगे? विनिमय। लेकिन इरादा ध्यान रखिए, इरादा यह नहीं कि पैसा देकर जमीन खरीदी जाए। ये 10 लाख इस जमीन का मूल्य अधिक है, इसको क्या कर दिया जाए? मूल्य दोनों को बराबर। तो ये विनिमय ही मारिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आए। अब आइए बेयरेट की भाषा निकाल लीजिए। आपका बेयरेट की भाषा वैसे वैसे बचा नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी एक बार पूरा बेयरेट बता दिया जाए भाई। देखिए आगे, तब आपका विक्रय शुरू किया जाए। देखिए भाई, आपका 118 विनिमय की परिभाषा। जबकि दो व्यक्ति एक चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर परस्पर अंतरित करते हैं, तो उदाहरण में ही बताया गया कि ये अपना मकान का स्वामित्व बी को देता है और बी अपने मकान का स्वामित्व किसको देता है? ए को। परस्परित क्या करते हैं? अंतरित करते हैं। तो जिन दोनों चीजों में से कोई भी केवल धन नहीं है या दोनों चीजें केवल धन है, तब इस समव्यवहार को विनिमय कहा जाएगा। यानी कि अगर एक भी चीज उसमें से धन निकल गई
तो वह विनिमय नहीं होगा। तब बताइए क्या होगा, अभी बताया गया भाई, एक मकान दिया और दूसरा धन दे दिया तो बिक रहे, और दोनों चीज ही, दोनों आपका अपना मकान ही दिए हैं तब विनिमय, और दोनों लोग धन दिए हैं, धन के बदले धन, तो ये क्या माना जाएगा, विनिमय। किस धारा में आएगा, 121। भाई रट कर जाइए, कौन सी धारा। तो यानी कि एक अगर पक्षकार धन देता है तो हमेशा याद रखिए वह विक्रय होगा। हाँ, दोनों पक्षकार धन के बदले धन देते हैं तो वह विक्रय नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, विनिमय। भाई याद रखिए, कहिए तो फिर से बता जाओ, वैसे मैं बता चुका हूँ। अब विनिमय कैसे किया जाएगा तो बताया गया था कि विनिमय करने का ढंग क्या है, जैसे क्या किया जाता है, विक्रय। अब 119 आ जाइए, विनिमय में प्राप्त चीज से वंचित किए गए पक्षकार का अधिकार। तो मैं उदाहरण बता दिया हूँ, फिर एक बार मकान का बना दिया जाए। एक ए का यह मकान है, बी का यह मकान है। ए ने बी के मकान से अपने मकान का विनिमय किया। ए ने अपने मकान का स्वामित्व बी को दे दिया, और बी ने भी अपने मकान का स्वामित्व किसको दे दिया, ए को। या मान के चलिए बी ए को दे दिया। अब बी के हक में कोई त्रुटि थी, त्रुटि मैंने क्या, कमी, और ये मकान ए पा पाया कि नहीं पा पाया, नहीं पा पाया। तो ए को क्या अधिकार होगा, तो ए को दो अधिकार है, मैं फिर बता दूं 119 में। एक तो इसके लिए वह क्या बी से वसूल ले, तो बी से वसूलेगा कि बी के विधिक प्रतिनिधियों से कि दोनों से। तो बी मर गया तो किससे वसूलेगा, इसके उत्तराधिकारी। दूसरा देखिए नियम, अगर बी या बी के विधिक प्रतिनिधियों के बीच, विधिक प्रतिनिधियों के पास ये ए का मकान मौजूद है, तो ए के पास ये भी विकल्प है कि वह हानि न मांगे, या मांगे लेकिन अपना मकान क्या करे, वापस मांगे, कि ये मकान हमें क्या किया जाए, दे दिया जाए, क्योंकि जो बी ने हमें मकान दिया था वह बी के हक की त्रुटि के कारण हमें मिल नहीं पाया। तो कितने विकल्प है, फिर एक बार याद करिए कौन कौन। पहला क्या वसूले, हाँ। दूसरा क्या करे, अपना मकान क्या मांगे, वापस। लेकिन कब तक वापस मांगेगा, ये सतर्क रहना है। ये अपना मकान बी से वापस तब तक ही मांग सकता है जब तक कि वह मकान बी के पास है या बी के विधिक प्रतिनिधियों के पास है। अगर बी किसी अन्य को बेचकर फरार हो गया तो ऐसी दशा में अब ए को उसका मकान वापस नहीं मिलेगा। तो मकान वापस नहीं मिलेगा तो याद रखिए मिलेगा क्या, पैसा, मुआवजा मिलेगा। इसके बाद 120 मैं बता ही चुका हूँ, विनिमय के पक्षकारों के अधिकार कर्तव्य क्या होंगे, तो जो विक्रय के क्या थे, पक्षकारों के। तो विनिमय में प्रत्येक पक्षकार अपनी संपत्ति के लिए विक्रेता और दूसरे की संपत्ति के लिए क्या माना जाएगा, क्रेता। तो फिर एक बार याद करिए, विक्रय के पक्षकारों के अधिकार कर्तव्य दायित्व किस धारा में दिए गए हैं, तो 55 में, 55 में। तो जब भी 120 पढ़िएगा उसी के साथ कौन सी धारा ऐड कर लेंगे बैरेट पर, 55। पिछली बार भाई आया है आपका, पूछा गया था ये प्री में। और 121 पिछली बार आया था कि धन का विनिमय किस धारा में, तो धन का विनिमय 121 में। अब बताने की तो आवश्यकता नहीं भाई, वारंटी देते हैं दोनों पक्षकार। अब उदाहरण बता गया, अब क्या बताया जाए भाई। उदाहरण आपका 500 और 100 की नोट पर क्या किया गया था। इस प्रकार ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अगला चैप्टर देखिए भाई, अगला चैप्टर हम उठाते हैं आपका सेल का अध्याय 3 निकाल लीजिए। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। और कैसे क्वेश्चन बने हैं पहले वो देखा जाएगा, और तब आपका
बेयर एक्ट पढ़ा जाएगा। पर कंसेप्ट बनाइए जैसे विनिमय का बना। देखिए आपका जहाँ तक सेल की बात है या विक्रय की बात है, पहला नियम तो ये दिमाग में बैठाना है कि आपका विक्रय के बारे में जो प्रावधान दिया गया है वह आपका टीपीए के चैप्टर 3 में दिया गया है, अध्याय 3 में। आपका धारा याद रखनी है, धारा 54 से लेकर और 57 तक। फिर एक बार याद रखिए, धारा 54 से लेकर कहाँ तक दिया गया है, आपका 57 तक दिया गया है। अब आगे देखिए विक्रय में होता क्या है। देखिए आपका पहले अभी सेक्शन न पढ़िए, अभी सामान्य बातें कुछ जानिए और जहाँ से आपका कुछ टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं और तब आपका सेक्शन वाइज पढ़ाया जाएगा। देखिए आपका संपत्ति का पहले बंटवारा कर दिया जाए। एक संपत्ति होती है आपका मूवेबल यानी कि चल, और दूसरी संपत्ति आपका हो गया अचल। एक संपत्ति होती है मूर्त कार्पोरल जो दिखाई दे, और दूसरा होती है अमूर्त। दूसरा कौन? अमूर्त। तो पहला नियम ये याद रखना है कि जो ये टीपीए का अध्याय 3 हम पढ़ाएंगे, ये सभी संपत्तियों के विक्रय या सेल के बारे में अप्लाई नहीं होगा। यानी कि चल संपत्ति का विक्रय टीपीए के क्षेत्र से बाहर है। केवल और केवल किस संपत्ति का विक्रय होगा? अचल का, और अचल के आगे हम लगा देते हैं मूर्त जो दिखाई दे, और दूसरा एक अमूर्त संपत्ति होती है। तो अभी हम आपका बेरक तोड़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन कंसेप्ट ये बनाना है कि अगर आपका जो प्रॉपर्टी है, आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है, और उसका विक्रय किया जाता है, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम का अध्याय 3 ऐसे विक्रय में लागू नहीं होगा। तो आपको तुरंत दिमाग लगाना चाहिए कि उसमें क्या होगा, तभी हम बता रहे हैं। पहले संपत्ति का बंटवारा तो कर लिया जाए। तो जो मूर्त अचल संपत्ति है, कारपोरल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर इसका विक्रय होता है तो टीपीए का अध्याय 3 काम करेगा। अगर अमूर्त संपत्ति का विक्रय होता है तब भी काम करेगा। और अगर आपका उत्तर भोग का बताया जाएगा, उत्तर भोग का ट्रांसफर होता है तब भी टीपीए का अध्याय काम करेगा, लेकिन एक संपत्ति में काम नहीं करेगा। कौन सा? आपका मूवेबल या चल। तो अब आपका बना लिया जाए एरिया। देखिए भाई आपको कैसे कॉन्सेप्ट बनाना है। एक तो आपका चल संपत्ति बना लिया जाए और दूसरा कौन? अचल। चल को आपका जंगम संपत्ति कहा जाता है भाई, और अचल को अस्थावर। इंग्लिश में आपका चल को मूवेबल प्रॉपर्टी और अचल को इमूवेबल। तो जंगम आ जाए तो घबराना नहीं, इसका मतलब चल, और अस्थावर आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? अचल। अब ये नहीं कि इसमें ही भ्रम खा जाइएगा। अब आइए आगे बढ़ा जाए। अगर चल संपत्ति की खरीद फरोख्त होती है, यानी कि विक्रय किया जाता है, सेल किया जाता है, तो इसके लिए एक कानून अलग है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, यानी कि माल विक्रय अधिनियम 1930। यानी कि माल विक्रय अधिनियम 1930 बना है, जो किस संपत्ति के विक्रय में लागू होगा? मूवेबल प्रॉपर्टी या चल। यानी कि एक आपका कुछ तो चल संपत्ति एक दो बिचवा जाए, और दो चार आपका नियम भी देखिए भाई। मान लीजिए एक के पास बाइक है और वह अपनी बाइक बी को बेचना चाहता है, तो किस कानून में इस विक्रय
को किस कानून से गवर्न करेंगे, तो टीपीए से ना कर दीजिएगा। बाइक चल संपत्ति है तो आप कहेंगे कि यह विक्रय गवर्न होगा माल विक्रय अधिनियम 1930 से गवर्न होगा, शासित होगा। मान लीजिए ए अपनी पुस्तक बी को बेचना चाहता है तो ये भी माल विक्रय से ही, घोड़ा बेचना चाहता है, गधा बेचना चाहता है, मुर्गे बेचना चाहता है, अंडा बेचना चाहता है, पनीर बेचना चाहता है। अब कितना उदाहरण बताया जाए। कुत्ता बिल्ली बेचना चाहता है तो कौन सा कानून है? आपका माल विक्रय अधिनियम 1930। तो ये ना कि अब आइए, अगर इसी में मूर्त अचल संपत्ति बेचना चाहता है तब, या अमूर्त संपत्ति बेचना चाहता है, तो माल विक्रय अधिनियम 1930 से गवर्न न होकर वह टीपीए के किस अध्याय से गवर्न होगा? तो टीपीए के आपका अध्याय आपका लागू होगा आपका 3, और सेक्शन कौन सा? आपका 54 से लेकर 57। अब आइए विक्रय में होता क्या, ये पहले देखा जाए। विक्रय में एक पक्षकार अपनी संपत्ति के स्वामित्व का ट्रांसफर करता है दूसरे पक्षकार को और उसके एवज में बदले में धन लेता है। यानी कि एक पक्षकार स्वामित्व का अंतरण किया तो तुरंत दिमाग में बैठाना पड़ेगा आपका कि जब क्वेश्चन बन भी चुका है कि जब ओनरशिप का ट्रांसफर किया गया तो आंशिक हित का अंतरण हुआ कि पूर्ण। तो स्वामित्व विक्रय में कैसे हित का ट्रांसफर होता है? आंशिक के पूर्ण, पूर्ण, क्योंकि क्या दिया गया है? ओनरशिप। अब स्वामित्व क्या है? स्वामित्व का मतलब कि सभी अधिकारों को सौंप दिया गया। देखिए भाई, नए लोग हैं, एक बार आपका स्वामित्व बताना पड़ेगा क्योंकि बार बार आ रहा है कि स्वामित्व। आइए, हाह फेल्ड जो क्वेश्चन बना जूरिस्प्रूडेंस में, अब ज्यादा ध्यान उसी पर दिया जाए भाई। मैंने उदाहरण भी वैसा ही बनाया जाए जो अटैकिंग हो और जो पिछले कंपटीशन में क्या हो चुका हो, अब आ चुका हो। तो हाफेड ने एक आपका पूछा गया है कि स्वामित्व की समुच्चय वाली परिभाषा किसने दी? तो हाफेल्ड ने दिया। और जैसे ही बाल्टी का पानी आ जाए कहीं तो आप इधर उधर न देखकर किसको मारेंगे? हाफेल्ड को। अब ये नहीं कि सामंड और विनफील्ड देख लगे। जैसे ही बाल्टी के पानी का उदाहरण आ जाए, इसका मतलब कि ये उदाहरण किसने दिया है? हाफेल्ड। तो स्वामित्व हम बता रहे हैं। हाफेल्ड कहते हैं कि ये बाल्टी है और इसमें पूरा पानी भरा है, तो ये स्वामित्व हो गया। और इसमें से एक एक बूंद आप निकालेंगे तो एक एक बूंद आपका क्या कहलाएगा? अधिकार। तो स्वामित्व किसका समुच्चय है? किसका समेकन है? किसको कंसोलिडेट कर दिया गया तो स्वामित्व बन गया? तो विभिन्न अधिकारों को। यानी कि जब किसी संपत्ति के में सभी अधिकार एक जगह क्या हो जाते हैं? एकत्र, तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी हो गया है। यानी कि स्वामित्व सभी अधिकारों का क्या है? और उस स्वामित्व में से एक एक अधिकार आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते। उपभोग का अधिकार, कब्जा का अधिकार, किराया वसूलने का अधिकार, निकालते रहिए। तो स्वामित्व में आपका पूर्ण हक मिलता है। स्वामी जो चाहे सो करे, आपका उसको अधिकार होता है। तो जैसे ही अगर जहाँ भी ये शब्द आए कि स्वामित्व का ट्रांसफर किया गया, तो दिमाग में बैठा लीजिए कि सभी अधिकार उस व्यक्ति ने किसको दे दिया है? दूसरे को। यानी कि बाल्टी का पूरा पानी किसको दे दिया गया? बी को। तो पूर्ण हक दिया गया कि आंशिक? पूर्ण। अगला कंसेप्ट बनाइए। विक्रय में आपका एक पक्षकार
अचल संपत्ति देता है, चूंकि अचल संपत्ति का विक्रय चल रहा है ये, और दूसरा पक्षकार उसके एवज में कुछ धन देता है, उसका मूल्य देता है, तो धन देता है। अब यहाँ आपका यानी कि अगर कोई सामान्य भाषा में पूछे कि विक्रय क्या है, तो कीमत के बदले, मूल्य के बदले स्वामित्व का अंतरण है। एक लाइन बता सकते हैं कि कीमत के बदले किसका अंतरण? स्वामित्व का ट्रांसफर ही क्या कहलाएगा? आपका विक्रय। कीमत आपका किस रूप में दी जाएगी? तो अब बताइए, अगर कीमत धन के रूप में दी जाएगी, भाई आजकल बताइए कीमत कैसे दी जाती है? इतना विक्रय विक्रय वकील साहब करा रहे हैं, या तो नकद दे दीजिए, या आपका क्या कह सकते हैं, चेक दे दीजिए, ड्राफ्ट दे दीजिए, क्योंकि चेक भी धन ही माना जाता है, ड्राफ्ट को भी क्या माना जाता है? धन। देखिए ड्राफ्ट आपका, मैं बता दूं, चेक बाउंस हो सकता है, ड्राफ्ट नहीं हो सकता। ड्राफ्ट का मतलब ये हुआ कि आपने बैंक को उतना धन पहले दे दिया और तब बैंक ने आपको ड्राफ्ट दिया है, और जिसके नाम ड्राफ्ट जारी हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि उतना धन बैंक ने पहले ही आपसे क्या करा लिया है? जमा। तो बैंक ड्राफ्ट आपका बाउंस नहीं होता, क्योंकि पहले उतना धन वह बैंक क्या कराता है। लेकिन चेक बाउंस हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि आपने चेक किसी को दे दिया और आपके खाते में क्या नहीं है? पैसा। यानी कि कोरोना ने क्या कर दिया? कंगाल। और चेक बाउंस हो सकता, ड्राफ्ट नहीं हो सकता। याद रखे, भले स्पेलिंग गलत हो, सुधरवाइए इत्यादि, लेकिन वो बाउंस नहीं हो सकता। तो ड्राफ्ट के माध्यम से मूल्य दिया जा सकता है कि नहीं? चेक के माध्यम से दिया जा सकता है, नकद दिया जा सकता है कि नहीं? तो आपका दिया जा सकता है। अब सरकार ने भी नियम बनाया, चाहे नकद दीजिए चाहे चेक के रूप में, आपका जो कीमत है, उस कीमत जो सरकारी कीमत है, उतना तो हमें देना ही पड़ेगा टैक्स। उसके बाद चाहे फ्री में दान करिए या कुछ भी करिए, उसे हमें मतलब। यानी कि अगर 50 लाख किसी मकान की कीमत है, आप किसी को दान दे रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं, तो जो सरकारी रेट है उसका 6% आपका टैक्स देना ही पड़ेगा। चाहे आप दान दीजिए या कुछ भी करिए, ये सरकारी नियम है, उसके नीचे पर रजिस्ट्री नहीं होगी। तो हर एक इलाके का वैल्यू अलग अलग है, सरकार निश्चित करती है कि किस इलाके की कौन सी वैल्यू। तो अब तो बहुत सरकार बढ़ा दी है, इसलिए आपका रजिस्ट्री में भी बहुत पैसा लग जा रहा है, और बहुत पैसा सरकार को जाता है। आप देखे होंगे, मैंने कई करोड़ों करोड़ रुपया एक आपका रजिस्ट्रार ऑफिस भेजता है, तो भाई सरकारी खजाने में। तो आगे बढ़ा जाए भाई आपका विक्रय में। अब विक्रय में चूंकि स्वामित्व का ट्रांसफर होता है, इसके दो पक्षकार होते हैं। एक आपका सेलर होगा, यानी कि विक्रेता, और दूसरा बायर यानी कि क्रेता होगा। अब आपको जो पढ़ना है, आपका सेक्शन 54। अब देखिए सेक्शन वाइज पहले अब तोड़ा जाए, तब एक एक शब्द को बता जाएगा। सेक्शन 54 में आपका क्या क्या बातें बताई गई हैं? पहला याद रखिए, पहला आपका विक्रय की परिभाषा दी गई है, यानी कि सेल को परिभाषित किया गया है, पहला नियम। दूसरा, विक्रय का ढंग दिया गया है, मेथड ऑफ सेल, यानी कि विक्रय कैसे करेंगे, मौखिक करेंगे कि लिखित करेंगे कि हस्ताक्षरित करेंगे कि पंजीकृत दस्तावेज द्वारा करेंगे। तो दूसरा क्या हो गया? विक्रय का ढंग। और तीसरा जो दिया है आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, यानी कि आपका विक्रय संविदा, जिसे हम आसान भाषा में कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि विक्रय का करार। देखिए आपका थोड़ा सतर्क रहिए,
शब्द भाई पकड़िए तो दोनों, एक हो गया विक्रय और दूसरा हुआ विक्रय करार। अब ये जो विक्रय करार है इसको आम भाषा में यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इसको कहा जाता है इंग्लिश में। आम भाषा में इसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, यानी कि विक्रय का करार। विक्रय का करार का मतलब ये हुआ कि अभी बेचा नहीं गया है सामान, बल्कि भविष्य में बेचा जाएगा। तो बेचा जाएगा तो आगे बताया जाएगा। तो आपका बिहार में जो इस बार जे मेंस में बना कि विक्रय को परिभाषित करते हुए विक्रय और विक्रय के करार में अंतर बताइए, तो हम भी अंतर बताएंगे पर सेक्शन वाइज चला जाए। तो 54 में कितनी बातें दी गई हैं फिर कवर करिए तो प्री के लिए। विक्रय की परिभाषा, दूसरा कौन सा मेथड यानी कि विक्रय का ढंग, तीसरा क्या दिया गया है आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल यानी कि विक्रय संविदा, उसको आम भाषा में हम क्या कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तीन बताया जाएगा। अब आइए 54 के बाद आपका 55। पिछली बार यूपीजे में आया था कि क्रेता और विक्रेता के अधिकार और कर्तव्य किस सेक्शन में दिए गए हैं। तो सेक्शन पूछा था तो कौन सेक्शन में आपका 55। इसी के साथ एक सेक्शन जोड़ लीजिएगा। अभी हमने बताया था विनिमय में भी कौन सी धारा 120 कि विनिमय के पक्षकारों के अधिकार कर्तव्य क्या होंगे जो विक्रय के पक्षकारों के हैं। तो विक्रय के पक्षकारों के कहाँ दिए गए हैं 55। अब आइए 56। 56 से भी क्वेश्चन बनता है। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग पूछा जाता है भाई आपका। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग या क्रम बंधन का सिद्धांत। तो डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग का सिद्धांत टीपीए की दो धाराओं में समाहित है, एक 56 में और दूसरा 81 में। भाई रट कर जाना है। डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग या क्रम बंधन का सिद्धांत आपका कहाँ कहाँ समाहित है। तो दो सेक्शन में आपका 56 में और 81 में। 56 विक्रय में लागू होगा और 81 मार्गेज में लागू होगा। ये भी याद रखिए। 56 कब लागू होगा विक्रय में, 81 धारा कब लागू होगी बंधक में। केस आपका है एल्ड्रिच वर्सेज कूपर। एल्ड्रिच वर्सेज कूपर के बाद में जस्टिस इल्डन ने ई आधालो डॉन पूछा जा चुका है। एल्ड्रिच वर्सेज कूपर का केस है, थोड़ा सतर्क रहेगा। और जज का नाम भी याद रखना है इल्डन ने सर्वप्रथम डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग या क्रमबंधन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो लास्ट में आपका मैंने ब्रेक देने से पहले आपका इस उदाहरण को, क्रमबंधन बहुत आसान है आपका। देखिए एक उदाहरण बनाया जाए। ए के पास दो मकान है, मकान नंबर 1 और ये मकान नंबर 2। ध्यान से देखिए। इसने बी के पास इन मका इसने क्या किया है कि बी के पास इस मकान को बंधक रखा है, यानी कि